ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। और अब दिखाता हूं आपको पहली खबर जिसका जिक्र हमने राजनीति की शुरुआत में किया था। सीएम योगी का सियासी प्रहार। 16 घंटों के अंदर सीएम योगी ने सपा पर बैक टू बैक अटैक की। कल वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को बांटने वाला और बाबर औरंगजेब को आदर्श मानने वाला कहा, तो आज गाजीपुर में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाला बताया। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित किया था, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित किया था। लेकिन सावन की शिव साधना से शुरू हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का दिन गाजीपुर पहुंचते पहुंचते चुनावी संदेश में बदल गया। 692 करोड़ की विकास परियोजनाओं के साथ योगी ने पहचान, इतिहास, माफिया, भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद, इन 5 मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। आमंत्रित करते हुए डबल इंजन किए बीजेपी एनडीए की सरकार राष्ट्र नायकों को सम्मान देती है। सावन के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में शिव साधना और रुद्राभिषेक करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की। काशी से आस्था का संदेश देने के बाद योगी गाजीपुर पहुंचे, जहां चुनावी माहौल के बीच 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। यानी एक तरफ शिव भक्ति का संदेश तो दूसरी तरफ विकास और सियासत की धार। एक दौर में गाजीपुर माफिया राज के लिए बदनाम था। मुख्तार अंसारी जैसा माफिया यहां सत्ता चलाता था। आज उसी धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 की चुनावी पटकथा लिखी। गाजीपुर के मंच से योगी ने 692 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और विपक्ष पर हमलों की झड़ी लगा दी। योगी ने सबसे पहले गाजीपुर की पहचान का मुद्दा उठाया और सवाल पूछा कि आखिर वीरों और साहित्यकारों की धरती बदनामी की पहचान क्यों बनी। इसका जवाब भी योगी ने खुद दिया और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। क्यों इसका नाम डूब गया? क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते थे? क्यों आने से डरते थे? पहचान का संकट किसने खड़ा किया? इसके बाद योगी ने इतिहास का पन्ना खोला। सलार, मसूद गाजी और महाराजा सुहेल देव का जिक्र करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्र नायकों को भुलाकर विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया। महाराज सुहेल देव, जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनकी युक्ति से यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। फिर आया सबसे बड़ा राजनीतिक वार। मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना योगी ने माफिया राज, कृष्णानंद राय हत्याकांड और अपराधियों को मिले राजनीतिक संरक्षण का जिक्र किया। साथ ही 2017 के बाद यूपी में माफिया पर चले हंटर का भी जिक्र किया। योगी ने साफ कहा कि उनके राज में जीरो टॉलरेंस की नीति ने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। अपराध और अपराधियों के प्रति माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार में नौकरियों में डकैती पड़ती थी, किसान परेशान थे, दंगे होते थे,
कर्फ्यू लगा करता था, व्यापारी डरा करते थे। यही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस में 3000 करोड़ के खेल का खुलासा भी किया। अगर समाजवादी पार्टी के पाप का पर्दा उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है ना, अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक्सप्रेसवे नहीं बनी, लेकिन 1 इंच का काम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 3000 करोड़ रुपए का वारा न्यारा कर दिया था ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने। अंत में योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के 4 जातियों वाले संदेश को आगे बढ़ाया। गरीब, किसान, महिला और युवा, और इन्हें ही बीजेपी की राजनीति का केंद्र बताया। यानी जाति की राजनीति के मुकाबले विकास और राष्ट्रवाद का समीकरण। गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा, ये 4 जाति के अलावा और जाति नहीं। सावन के पहले दिन योगी के शब्द बाण का संदेश बिल्कुल साफ था। 2027 की राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी एक बार फिर विकास, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के भरोसे उतरने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। दरअसल पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक सबसे बड़ा रणक्षेत्र माना जाता है। एक वजह कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी लगातार वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर और उनके आसपास के जिलों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल क्यों अहम है, अब जरा वो समीकरण आप समझिए। पूर्वांचल में कुल 26 जिले आते हैं 75 में से। पूर्वांचल में विधानसभा की 156 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पूर्वांचल में हुई थी और बीजेपी गठबंधन को 128 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2022 की बात करें, 2022 में बीजेपी को पूर्वांचल में नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी 18 से 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी की चुनौतियां क्या क्या है? 2024 के आम चुनाव में कई सीटों पर बढ़त दिखी है। वहां पर हार कहां मिली और कहां पर बढ़त घटी है, ये दिखाते हैं आप। समाजवादी पार्टी 2024 में से कई इलाके ऐसे थे जहां पर सामाजिक गठजोड़ को जिसने मजबूत किया। स्थानीय मुद्दे जो हैं, जातीय समीकरण जो हैं, उनका बड़ा असर दिखा पूर्वांचल में। तो 2027 से पहले संगठन और विकास पर बीजेपी का फोकस है ताकि इस परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, बेहतर किया जा सके। लेकिन एक तरफ सीएम योगी सावन में सियासी प्रहार कर रहे हैं, तो हर हर महादेव के जय घोष के बीच कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। इस बार आस्था के साथ सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम दिखा। ड्रोन, AI सर्विलांस, हजारों CCTV कैमरे और कंट्रोल रूम, एक एक सेकेंड, एक एक कोने को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि कांवड़ पथ पर तकनीक और योगी फोर्स दोनों सख्ती से पहरा दें। हर हर महादेव के जय घोष से कांवड़ पथ गूंज उठा है। केसरिया लहर ने सड़कों को भी शिवमय कर दिया है। कंधों पर कांवड़, होठों पर भोले का नाम और दिलों में अटूट श्रद्धा का संकल्प। सुरक्षा के कितने इंतजाम आप लोग देखे हैं? खूब देखे हैं। पूरा व्यवस्था है? हाँ, पूरा व्यवस्था है। सुरक्षा के इंतजाम है भोले रास्ते? हाँ, बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम? हाँ, पूरा इंतजाम। आप लोग हर साल कांवड़ लेके जाते हैं? हाँ। तो इस बार क्या अलग दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है साहब, सब सुरक्षा हो रही है। लेकिन कांवड़ पथ पर किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए योगी फोर्स भी कमर कस चुकी है। कांवड़ पथ पर इस बार सिर्फ पुलिस की मौजूदगी नहीं, बल्कि तकनीक का भी मजबूत पहरा है। ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहे हैं, CCTV कैमरे हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे हैं, AI सर्विलांस संदिग्ध हलचल पर नजर रख रहा है और राजधानी लखनऊ से लेकर सूबे के तमाम जिलों के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तक पूरे कांवड़ रूट की पल पल मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन सुरक्षा सिर्फ तकनीक के भरोसे नहीं छोड़ी गई। कांवड़ पथ पर योगी फोर्स की शपथ। मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मियों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराएंगे। 22 थानों में एक साथ शपथ दिलाई गई, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ शिविर संचालकों ने भी भाग लिया।
कांवड़ पथ पर सुरक्षा का मल्टी लेवल प्लान लागू है। संवेदनशील इलाकों में एटीएस, बम निरोधक दस्ता, पीएसी, डॉग स्क्वाड और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस संपूर्ण मार्ग पे तैनात है। 1250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे तैनात है। एटीएस की स्पॉट टीम तैनात है जो कि अपने टेथर ड्रोन से लगातार निगरानी कर रही है। और इसके अलावा 6 कंपनियाँ पीएसी की है जो बाहर से आई हमारे जनपद में सभी सेंसिटिव इलाकों में तैनात है। 1 कंपनी आरआरएफ की है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि 6 एडिशनल एसपीज, 18 सीओज और कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इसमें लगे हुए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 55,000 से 58,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अकेले मेरठ जोन में 25,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। इसके साथ ही 7,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। एआई सर्विलांस से यात्रा पर नजर होगी। अस्थायी पुलिस पोस्ट पर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम से पूरे कांवड़ रूट की निगरानी हो रही है। यूपी के 7 जिलों में शराब मीट की दुकानें बंद रखी गईं। पश्चिमी यूपी में ट्रैफिक रूट में भी भारी बदलाव किया गया है। 4 अगस्त से दिल्ली हरिद्वार एनएच पर गाड़ियां भी बैन हैं। कांवड़ियों के लिए पेयजल, चिकित्सा और विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं। और तो और कांवड़ पथ पर एटीएस की भी तैनाती है। हर जगह आप देखेंगे कि मेडिकल कैंप से कांवड़ मार्ग पे, तो उन्हें अगर कोई उपचार हेतु समस्या आती तो वो तुरंत उनको केटर कर दिया जाता है। पूरे कांवड़ मार्ग पे हमारी निगरानी है और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, उनकी ये यात्रा सुखद रहे इसके लिए, और जनमानस की सुरक्षा और उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल फोर्सेस सभी लोग लगे हुए हैं और पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कांवड़ पथ पर पहली बार ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी लाइव फुटेज को लखनऊ में मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां बड़े-बड़े स्क्रीन पर कांवड़ पथ की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो मॉनिटर आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ से कांवड़िया जो हैं वो निकलेंगे अपनी यात्रा को लेकर, उस सबकी जो निगरानी है उसको लेकर एक कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सहारनपुर है। सहारनपुर में जिस मार्ग से ये कांवड़िया होकर निकलेंगे, ये पूरा जो मार्ग है वो यहाँ से कंट्रोल रूम से देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत उसको हल किया जा सकता है। योगी पहले ही कह चुके हैं, कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकलेगी। कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया खत्म। योगी ने जो कहा वही कांवड़ पथ पर भी दिख रहा है। कांवड़ रूट पर यूपी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ मुजफ्फरनगर से राजू राज की रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच सावन में कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों को लेकर दिए गए विवादित बयानों ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। एक और एआईएमआईएम नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने हैं, तो दूसरी ओर शामली में कांवड़ खंडित करने की साजिश ने विवाद बढ़ा दिया। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं। सावन के पावन महीने में कांवड़ लेकर निकला हर शिव भक्त भोले कहा जाता है, जिसके दिल में भगवान शंकर की आस्था और जुबान पर उनका ही नाम होता है। मगर कुछ कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले सियासतदान इस पवित्र माहौल में भी नफरती बोल से बाज नहीं आते हैं। पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं। क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना? यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान कांवड़ियों को नशेड़ी, उपद्रवी बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गुंडे घुस जाते हैं। क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं? ये जनाब वही हैं जिनको कभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से ऐतराज है। सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। कभी कांवड़ियों के लिए अलग रास्ते दिए जाने पर एजेंडा चलाने लगते हैं। 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब पहले से एक मार्ग निश्चित है, उन मार्गों को सुरक्षित कर दीजिए। और अब तो कांवड़ियों के लिए विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं, किसी की आस्था के खिलाफ नहीं। यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता पिछले 2 दिनों से कांवड़ यात्रा और उसके लिए किए गए इंतजामों पर हाय तौबा मचा रहे हैं, और इसमें मुस्लिम एनकाउंटर बुलडोजर सब ले आए हैं।
पहले कितना आप एनकाउंटर किए, कितना बुलडोजर चला, वही अधिकारी कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। शादाब चौहान की नफरती जुबान और कांवड़ियों के लिए आपत्तिजनक बयान ये साफ है कि ये कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को भड़काने के काम में लग गए हैं। सावन में यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें परेशानी है। यूपी में किए कांवड़ियों के सुरक्षा इंतजाम से, उनके लिए बनाए गए स्पेशल पैदल मार्ग से, उन पर किए जाने वाली पुष्प वर्षा से, कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद करने से, और अब ये परेशानी इतनी बढ़ गई है कि जुबान भी पूरी तरह बेलगाम हो गई है। और बयान बेतुके, खुद मौलाना भी मानते हैं कि कांवड़ियों के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द कितने गलत हैं। कांवड़ियों को नशेड़ी कहा, नशा करने वाला कहा, तो मैं उनके इस बयान का समर्थन नहीं करता हूँ, इसलिए कि वो धार्मिक यात्रा पर लोग निकले हुए हैं, उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात नहीं लगाना चाहिए। यूपी में नफरत घोलने वाले AIMIM के इस नेता की साजिश को कांवड़ियों ने भी करारा जवाब दिया है। ये बात गलत है नशेड़ी वगैरह के लिए, जो अगर वो मुस्लिम नेता हैं तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए। जब आपके ही दल के, आपके ही कौम के हमारे साथ कांवड़ उठा रहे हैं तो आपको हमारी इस कांवड़ यात्रा पे आरोप लगाना गलत है। उनके घर में नशेड़ी होंगे जब तो वो कह रहे हैं, उनके घर में नशेड़ी होगी ना, इसलिए तो कह रहे हैं वो एक बार भी कांवड़ लेने आ रखे हैं। ये तो खामोखा फैलाने वाली बात है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाली। ये इनमें दमो मुंह पे क्या हो हमारे। दरअसल शिव भक्त कांवड़िए ओवैसी की पार्टी के एजेंडे पर सावन शुरू होने से पहले ही आ गए थे। यूपी में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए ओवैसी के नेता बार बार कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले AIMIM के यूपी प्रवक्ता शौकत अली भी अलग कांवड़ मार्ग बनाने की बात कर चुके हैं। हम सत्ता में आएंगे तो बिल्कुल बनाएंगे, कांवड़ मार्ग भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी इंशाल्लाह रोड के किनारे, ताकि लोग सड़क पे नहीं मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसे ही नफरती बयानों का नतीजा है कि कांवड़ियों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के शामली में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर पानीपत जा रहे शिव भक्तों की कांवड़ के पास हड्डी फेंक दी गई, जिससे उनकी कांवड़ खंडित हो गई। कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। केराना क्रॉस करके और गांव कोकोर क्रॉस कर रहा था, तो कोकोर गांव में मस्जिद से आगे निकल के मेरी कावड़ के नीचे 4 मुस्लिम लड़कों ने मांस फेंक दिया। तो मांस फेंकने के बाद मेरी कावड़ तुरंत वहीं पे रुकी और कावड़ खंडित हो गई। हालांकि ये वीडियो 28 जुलाई की रात का बताया जा रहा है, मगर हैरानी इस बात की है कि आखिर शिव भक्तों की राह में रोड़े कौन अटका रहा है। आखिर ये कौन कट्टरपंथी हैं जो कांवड़ यात्रा के बीच भोले की आस्था से साजिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक पूरे देश में योगी के बुलडोजर और लंगड़ा मॉडल की हाई डिमांड थी, लेकिन अब यूपी के कांवड़ मॉडल की मांग भी दूसरे राज्य अपना रहे हैं। बीजेपी के विधायक दिल्ली में करनैल सिंह ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजधानी में कांवड़ रूट पर मांस की दुकानों को बंद करने की मांग की, ताकि सनातनी की आस्था को ठेस न पहुंचे। सबसे बड़ी सनातनी यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा मॉडल तैयार किया है कि कोई गुस्ताखी की सोच भी नहीं सकता। मेरठ, मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद तक कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानों का शटर डाउन है। शराब की दुकानों के आगे पर्दे गिरे हैं। कांवड़ मार्ग पर ढाबों में नेम प्लेट लगे हैं, ताकि कोई भी उपद्रवी और कट्टरपंथी सनातनी आस्था से खिलवाड़ ना कर सके, शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ ना कर सके। योगी के इसी कांवड़ मॉडल की मांग राजधानी दिल्ली में भी होने लगी है। दिल्ली बीजेपी के विधायक करनैल सिंह और रविकांत ने प्रशासन को एक पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि कांवड़ यात्रा के रास्तों पर पड़ने वाली मांस और मछली की दुकानों को बंद रखा जाए। जिन दुकानों के पास वैध लाइसेंस नहीं है, उन्हें तुरंत बंद किया जाए, जिससे यात्रा की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जहां से हमारी कांवड़ यात्रा का जो रूट बना है दिल्ली का, वहां पर कोई मीट की दुकान नहीं खुलेगी इस पूरे सावन के महीने में, जब तक हमारी शिवरात्रि पूरी नहीं होगी। विधायक करनैल सिंह ने सिर्फ पत्र नहीं लिखा, बल्कि दिल्ली में योगी मॉडल लागू करने के लिए अकेले सड़क पर उतर गए। पहले कांवड़ यात्रा मार्ग पर गए और फिर मीट दुकानों का निरीक्षण किया।
सनातनी आस्था की दुहाई दी और हाथ जोड़कर विनती करते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज शॉप बंद रखने की हिदायत भी दी। जिस दिन कांवड़ यात्रा जाए इसको थोड़ा ढक लेना। ये हम पूरे सामान इसको पूरा ब्लैक आउट करके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सामान पूरे नवरात्रि में पूरे सामान इसको पूरा ब्लैक आउट करते हैं, शीशा बंद करके रखते हैं और इसका पालन करते हैं। नॉनवेज शॉप के बाद विधायक जी ने उस ढाबे की जांच पड़ताल की जहां बिरयानी परोसी जा रही थी। पहले दुकानदारों से बात की और फिर कांवड़ यात्रा में अपनी दुकानों का शटर बंद रखने का निर्देश दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस, आपसे निवेदन करते हैं, यहाँ धार्मिक स्थान भी साथ में है, हमारी कांवड़ यात्रा जब यहाँ से जाए इसको ढक लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपसे निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, हम आपके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। विधायक करनैल सिंह ने बिना लाइसेंस के चल रहे मीट की दुकानों के खिलाफ भी मोर्चा खोला। उन्होंने लाइसेंस चेक किए और अवैध तरीके से चल रही दुकानों को तुरंत बंद कराने की मांग की। हमने बड़े ही प्यार से उन सब लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि आप जब हमारी कांवड़ यात्रा के लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप अपने मीट को विशेष रूप से कच्चे मीट को, जैसे अभी आपने देखा बाहर लटका हुआ था, उनसे हमने अंदर करवाया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी आस्थाओं को ठेस ना पहुँचे। जब हम आपकी आस्था का ध्यान रखते हैं तो आपको भी हमारी आस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली नगर निगम भी एक्शन में है। नगर निगम ने कांवड़ मार्गों और शिविरों के पास सभी अवैध या बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली में विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। यात्रा के दौरान कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। कुछ नियम और व्यवस्थाएं हैं। मैं अपनी ओर से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो मीट सेलर्स हैं कि वो धार्मिक भावनाओं को देखते हुए जो अपना कांवड़ का रास्ता है उसके आसपास दुकानें ना खोलें। यानी कांवड़ रूट पर ट्रैफिक गाइडलाइन हो या नॉनवेज शॉप को लेकर नियम जो अब तक यूपी में होता रहा है, वही दिल्ली में भी लागू करने की मांग हो रही है। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के संसद में से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा है। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार से कार्रवाई पर जवाब मांगा तो सरकार ने सुरक्षा बलों का बचाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने घायलों के इलाज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। पेपर लीक, पैलेट गन को लेकर पॉलिटिक्स क्या कहती है, ये रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में बैलेट गन चलाने के नाम पर संसद में सियासी फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आज राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्ष ने इसे मानवाधिकार और जवाबदेही का मुद्दा बताया, जबकि सरकार ने अपने फैसलों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का बचाव किया। लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इस दौरान विपक्ष का पूरा फोकस छात्र आंदोलन में पुलिस की कार्रवाई पर रहा। विपक्ष ने दावा किया कि नया कानून बनाने के बाद भी पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी, इसलिए असली चिंता छात्रों का भविष्य है, सिर्फ सख्त कानून नहीं। राज्यसभा में चर्चा के दौरान खड़गे ने कहा, पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? लाठीचार्ज और आंसू गैस का आदेश किसने दिया? सदन में आकर इन सवालों का जवाब देना चाहिए। जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। बंगाल, बिहार, असम में भी छात्रों से बर्बरता हुई। बिहार में छात्रों के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल हुआ। आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? बोलना चाहिए था खुलकर। देश का नुकसान होने के बजाय देश के भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, कभी इंसल्ट भी सहन करना पड़ता है।
आप करना पड़ता नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो जो सबक स्टूडेंट्स ने तुमको सिखाया है उससे डबल सारे विद्यार्थी और युवक मिलके एक दिन फिर आपको वो सबक सिखाएंगे। 33 साल तक जो ये काम ना कर सके वो आज अंजाम होने जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है इस देश में कुछ ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी थिंकर होंगे जो इसका भी आंकलन करेंगे कि 33 साल वो क्या कारण थे जिस कारण से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्थापित ना की गई। वो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो कौन से मैनेजमेंट कोटा थे कॉलेजों के। इधर संसद में सियासत गर्म थी तो उधर पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत में आरोप लगाया गया कि छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन चलने से एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायलों के इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस से कहा कि हथियारों के इस्तेमाल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट में धातु वाले पैलेट गन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि असाधारण परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों को पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। यानी संसद में सवाल जवाब का दौर जारी है। अदालत में कानूनी कसौटी पर पैलेट गन की जांच हो रही है और छात्र अब भी ये जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या कानून और व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा कायम हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात वंदे मातरम बिल की। वंदे मातरम बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है, लेकिन इसके पारित होने के बाद राजनीति और तेज हो गई है। एक तरफ बिल के समर्थन और विरोध में तीखे बयान सामने हैं, दूसरी ओर भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। दोनों विवादों में कौन क्या कह रहा है ये दिखाते हैं। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। The bill is passed. इसको जो करना है करेगा, मुसलमान वंदे मातरम नहीं पहुंचा। कल राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. आज लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल पास। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। यानी दोनों सदन में बिल पर मुहर लग चुकी है और अब कानून बनने से महज एक कदम दूर है। वंदे मातरम बिल राष्ट्रपति के साइन होते ही ये कानून बन जाएगा। लेकिन इस बिल का विरोध करने वाले कट्टरपंथी भाईजान कह रहे हैं जेल चले जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसको जो करना है करेगा, मुसलमान वंदे मातरम नहीं पहुंचा। सुन लीजिए, जमीयत उलेमा हिंद के मुंबई अध्यक्ष मौलाना साहब तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जेल जाने से भी नहीं डर रहे हैं और धमकी ये कि सरकार को जो करना है कर ले, लेकिन मुसलमान तो वंदे मातरम नहीं गाएगा। चाहे जो भी हो, मुसलमान जेल में जाने को भी तैयार नहीं, जो करना है वो कर ले सरकार, लेकिन मुसलमान भारत माता की वंदना नहीं करेगा। तो उसमें वंदना वर्ड यूज कर दोगे तो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने, बाकी किसी के आगे झुकता नहीं है। इसको जो करना है करेगा, मुसलमान वंदे मातरम नहीं पहुंचा। वंदे मातरम का विरोध करने वाले मौलाना सिराज अकेले नहीं हैं। इससे पहले हैदराबादी भाईजान ओवैसी की पार्टी के नेता शौकत अली भी वंदे मातरम के विरोध में बेतुके बयान दे चुके। आप मुझे गवाएंगे जबरदस्ती? आप मुझे जबरदस्ती, मैं आपसे कहूंगा कि आप भैंस का गोश्त खाएंगे तो आप खाएंगे क्या? ये कौन सी बात हो गई भाई? आप जबरदस्ती थोड़ी मुझे गवा लेंगे। ठीक है, हमारे संविधान में प्रावधान है, हम गाएं या ना गाएं, बात खत्म। अब जबरदस्ती थोड़ी मुझसे कोई गवा लेगा। लेकिन इन कट्टरपंथी मौलानाओं को अब वंदे मातरम का न केवल सम्मान करना होगा बल्कि गाना भी होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान की तरह सम्मान देना होगा। राष्ट्रगीत को रोकने पर 3 साल की सजा होगी। विरोध सिर्फ वंदे मातरम का ही नहीं, विरोध तिरंगे में शामिल केसरिया रंग का भी है, जो भारतीय हॉकी टीम की जर्सी से जुड़ा है। इसे लेकर पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान वीरेंद्र रस्किना ने सवाल उठाया है और एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, हॉकी इंडिया ने अच्छे काम किए, लेकिन ये शर्मनाक है। भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा से नीला रंग ही रहा है। मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है,
फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं, नारंगी रंग का क्या लॉजिक है? विवाद बढ़ा तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट का भी बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि बदलाव कोई नई बात नहीं है। तो चेंज हुआ है कई बार, और यदि इस बार भी वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप में यदि टीम को पसंद नहीं आएगा, खिलाड़ियों को पसंद नहीं आएगा ऑरेंज कलर, और उन्हीं के सजेशन से भी हुआ है, तो हम फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं कुछ ऐसा कलर जो कि टीम को भी, प्लेयर्स को, सबको पसंद आना चाहिए। लेकिन अब रंग को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी जर्सी का रंग बदलने पर सवाल उठाया है। पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। यानी एक तरफ जहां वंदे मातरम गाने पर बयानबाजी तेज है, वहीं खिलाड़ियों की जर्सी के रंग में हुए बदलाव ने भी राजनीतिक रंग ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात पाकिस्तान की, जिसके आतंकी अब तक दूसरे मुल्कों में लोगों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तानी फौज के लिए काल साबित हो। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में दूसरी बार आतंकी हमला हुआ। पुलिस चौकी पर आतंकियों ने फायरिंग करके 7 पुलिस कर्मियों को खत्म कर दिया। जिस पाकिस्तान ने दूसरे देश को दहलाने के लिए टेरर फैक्ट्री खोली, अब उसी टेरर फैक्ट्री की भट्टी में पाकिस्तान खुद भस्म हो रहा है। पाकिस्तान के पाले आतंकी अपने ही मुल्क का नामो निशान मिटाने में जुटे हैं। शहर शहर मुनीर आर्मी की कब्रगाह बन रही है। 29 जुलाई पुलिस चौकी पर अटैक, 7 पुलिस कर्मियों की मौत। 24 जुलाई चेक पोस्ट में विस्फोट, 12 जवानों की मौत। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों के टारगेट पर मुनीर की वही फौज है जिसने दहशतगर्दों को बारूद से खेलना सिखाया। सबसे ताजा हमला अफगानिस्तान की सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा की हंगू जिले में हुआ, जहां पहले हमलावरों ने पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेरा और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि लगभग 2 दर्जन जवान घायल हुए हैं। घायलों में से कई सैनिकों की हालत गंभीर है। वहीं पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 8 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। हालांकि अभी तक किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी पर हमले का शक है। इससे पहले 24 जुलाई को भी खैबर पख्तूनख्वा के टैंक में आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी। यहां पर भी पुलिस और सेना की ज्वाइंट चौकी पर हमला हुआ था। आतंकवादियों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी को सुरक्षा चौकी की बाहरी दीवार से टकरा कर उड़ा दिया था। इस आत्मघाती हमले में 12 सैनिकों समेत कुल 15 लोगों की मौत हुई। मुनीर की सेना पर टीटीपी का कहर नया नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में ही पाकिस्तानी सेना के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 2025 के आंकड़ों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में करीब 413 आतंकी हमले हुए, जिसमें सैकड़ों पुलिस और सेना के जवान मारे गए, जबकि दर्जनों लोगों की जान गई। साल 2024 के मुकाबले 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में करीब 67% ज्यादा आतंकी हमले हुए। सबसे ज्यादा टारगेट पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस रही, जो मुनीर के ऑर्डर पर पीओके में निर्दोष लोगों का कत्लेआम मचा रही है। ये आंकड़े तो सिर्फ पाकिस्तान के एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के हैं। अगर पूरे जिनालैंड के आंकड़े देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश रहा। 2025 में पाकिस्तान में 1045 आतंकी हमले हुए। इनमें 1139 लोगों की मौत हुई, 1595 घायल हुए, 655 लोगों को बंधक बनाया गया। जरा सोचिए, जहां आतंकी फौज की संरक्षण में पलते रहे हों, वहां के आतंकी अब खुद ही मुनीर की सेना का खात्मा करने में जुटे हैं। पाकिस्तान में तो अब ये कहा जाने लगा है कि मुनीर गद्दी छोड़ टीटीपी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मीरज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Brought to you by